तो न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर मेगा कवरेज लगातार जारी है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग की प्रक्रिया भी जारी है और हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर भी आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर पहुंचे और आज खरगोन और धार में पीएम मोदी की जनसभाएं होनी है। इस वक्त की बड़ी खबर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वोट डालकर वहां से निकले तो मध्य प्रदेश के लिए निकले। खरगोन और धार में पीएम मोदी की जनसभाएं होनी है। सुबह की वो तस्वीर हमारे दर्शकों को जरूर याद होगी और वो तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट डालकर निकले थे अपने पोलिंग बूथ से। सुबह 7:30 बजे ही उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। अपने कर्तव्य का पालन करने के बाद वे मध्य प्रदेश के लिए वहां से चले और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी सभाएं होनी है। खरगोन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा करेंगे और इंदौर पहुंचे अब से कुछ ही देर पहले। और इसके साथ साथ आगे भी कई कार्यक्रम उनके हैं, जिसमें कि महाराष्ट्र उन्हें जाना है, दक्षिण भारत के भी दौरे पर वे रहने वाले हैं। और आज का जो दिन है वो वोट डालकर उन्होंने शुरू किया और अब आगे जो कार्यक्रम है किस तरह से रहेगा उस पर भी डिटेल आप तक पहुंचाएंगे। ये देखिए तस्वीरें उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं जब वे इंदौर पहुंचे थे। इंदौर एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी करने के लिए वहां भारतीय जनता पार्टी के नेता भी पहुंचे थे और आज अपने वोट डालने के साथ ही उन्होंने दिन की शुरुआत की थी। ललित हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। ललित, एक बड़ा काम करके पहले वो चले थे, अपनी जिम्मेदारी को निभाना तो उन्हें है ही और अपनी जो सबसे पहला कर्तव्य उन्होंने किया, सबसे पहला जो काम उन्होंने किया वो वोट डालने का किया और देशवासियों से वोट करने की अपील की। बिल्कुल, और व्यस्ततम दौरा आप कह सकते हैं। उनके लगातार उनकी सभाएं होती हैं, जिम्मेदारी उनके ऊपर है और यही वजह है कि सबसे पहले उन्होंने वोट कास्ट किया और उसके बाद वो निकल गए हैं। चूंकि आज इंदौर वो पहुंचे हुए हैं। खरगोन और धार में प्रधानमंत्री की जनसभाएं होनी है। यही वजह है कि सबसे पहले उन्होंने अपना सबसे जरूरी काम किया, मतदान किया और इसके बाद अब वो निकले हुए हैं। 11 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग भी चल रही है और चौथे चरण की तैयारियां भी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इंदौर पहुंच चुके हैं। खरगोन और धार में उनकी जनसभा होनी है और यह तस्वीर उससे जुड़ी हुई हम अपने दर्शकों को दिखा दें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। और चलिए एक बार फिर मैं आपको ले आया हूं ग्वालियर के इस किले पर और एक बार फिर हम आपको बताएंगे किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा बढ़ रहा है। बहुत बेहतरीन तरीके से वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, लेकिन अर्बन इलाके में अभी भी वोटर जो है उसके पहुंचने की रफ्तार बहुत धीमी है। क्या कुछ आंकड़े हैं वो थोड़ी देर में आपके सामने ये तस्वीर साफ होगी। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, लेकिन उसकी रफ्तार को और तेज करना है। दिव्य और भव्य तरीके से समझ लीजिए, दिव्यतम और भव्यतम की कितने आंकड़े अब तक पहुंच चुके हैं। 9 बजे तक के आंकड़े हमने आपको बताए हैं। एक बार फिर हम आपको बताएंगे कितना वोटिंग परसेंटेज पहुंचा और कहां और ज्यादा रफ्तार की जरूरत है। इसी घोड़े की रफ्तार से आपको और तेजी से चलना है। 9 बजे तक वोटिंग की बात कर ली जाए, बैतूल की बात कर ली जाए 15.97%, तकरीबन 16%, बहुत तेजी से रफ्तार। भिंड में 12.23% वोटिंग अब तक हुई है। यहां पर थोड़ी सी रफ्तार बढ़ाए जाने की जरूरत है। बैतूल का चुनाव दूसरे चरण का था लेकिन वो शिफ्ट होकर तीसरे चरण में आया है। 9 बजे तक के वोटिंग के आंकड़े भोपाल के 13.61% वोट अब तक पड़ा हुआ है। गुना में 16.43% वोटिंग हो चुकी है और गुना हॉट सीट में से एक है। इसी वजह से सबकी पूरे देश की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। 9 बजे तक की बात कर ली जाए, ग्वालियर में 11% से ऊपर 11.05% वोटिंग हुई है, जबकि मुरैना में 12.43% वोटिंग अब तक हुई है। ये 9 बजे तक के आंकड़े हैं और उम्मीद है कि ये आंकड़े और तेजी से बढ़ेंगे। 2019 से बेहतर वोटिंग परसेंटेज आएंगे। 9 बजे तक के आंकड़े राजगढ़ की बात कर ली जाए 16.57% यहां वोटिंग हुई है। सागर में 14.58%। ये 9 बजे तक के आंकड़े हैं। लगातार आपके सामने ये आंकड़े महासंग्राम 2024 और किस तरह से आप परफॉर्म कर रहे हैं, ये आपके परफॉर्मेंस के आंकड़े हैं। विदिशा 15.85, सागर 14.58% वोटिंग अब तक हुई है। विदिशा भी बहुत अद्भुत सीट रही है। और अब छत्तीसगढ़ के हम आंकड़े आपको बता दें। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर की रफ्तार बहुत धीमी 10.38% अब तक वोटिंग हुई है। दुर्ग में 13.96, तकरीबन 14%। और ये आंकड़े धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेकिन बिलासपुर की रफ्तार बहुत कम। हालांकि रायपुर की रफ्तार भी बहुत कम चल रही है, लेकिन इस वक्त जांजगीर के आंकड़े देख लीजिए 12.85% वोटिंग अब तक हुई है। कोरबा ऊर्जाधानी 15.54% वोट यहां पर पड़े हुए अब तक पड़े हैं। और रायगढ़
और रायपुर जैसे मैंने कहा अभी 10% के आसपास घूम रहा है। रायगढ़ में 18.05% वोट पड़े हैं, जबकि रायपुर में 9.78%। रायपुर का जो वोटिंग परसेंटेज है वो लगातार डाउन चल रहा है और मैंने पहले भी कहा है कि अर्बन एरिया के वोटर को निकालना सभी के लिए बहुत बड़ी चुनौती। सरगुजा 13.80, रायपुर 9.78। एक बार फिर आपको वापस लिए चलते हैं स्टूडियो, आशीष। बिल्कुल, और ग्वालियर के किले से अब आपको जो तस्वीरें हमने दिखाई वोटिंग परसेंटेज की, ये वोटिंग परसेंटेज बनाने के लिए राजनेताओं ने कितनी मेहनत की, चलिए वो भी बता देते हैं। ललित अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि किन नेताओं ने कितनी मेहनत ग्राउंड पर की, और यह मेहनत चूंकि आगे भी जारी रखनी पड़ेगी। 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ का जो वोटिंग का पूरा प्रोसेस है वो आज संपन्न हो जाएगा। 7 सीटों पर वोट डालने के बाद सभी 11 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। लेकिन जो छत्तीसगढ़ में ये प्रचार की हम बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 रैलियां की थी, और साथ ही आपको दिखा रहे हैं जेपी नड्डा ने 2 रैलियां की थी यहां पर, और साथ ही अमित शाह भी लगातार छत्तीसगढ़ पर नजर बनाए हुए थे और 2 रैलियां अमित शाह ने भी की हैं। इसके अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव में प्रचार करने पहुंची थी। 1 रैली प्रियंका गांधी वाड्रा की हुई थी, और मल्लिकार्जुन खड़गे भी आए थे 1 रैली करने के लिए शिव डहरिया के चुनाव प्रचार के लिए, और राहुल गांधी जो कि लगातार चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हैं उनकी भी 1 रैली हुई थी। तो ये नेता ग्राउंड पर उतरकर मेहनत कर रहे हैं, लगातार अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोटों की अपील कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा दोनों ने ही 2-2 सभाएं की हैं छत्तीसगढ़ में, और अमित शाह ने भी 2 रैलियां छत्तीसगढ़ में की है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी जो चुनाव प्रचार हुआ, किन राजनेताओं ने कहां पर कितना प्रभाव डाला है वो तो 4 तारीख को पता चल ही जाएगा परिणाम के साथ। लेकिन काम क्या किया, चुनाव प्रचार के लिए क्या कुछ किया उन्होंने, रैलियां किसकी कितनी थी, और ये भी आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश के आंकड़े भी आपको दिखाएंगे, और चूंकि इन राजनेताओं का प्रचार प्रभाव डालता है क्या वोटिंग परसेंटेज पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 रैली मध्य प्रदेश में की। तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार करने जब जेपी नड्डा पहुंचे तो 1 रैली भी उन्होंने भी की मध्य प्रदेश में, और अमित शाह भी लगातार मध्य प्रदेश पर फोकस बनाए हुए थे। 1 रैली उन्होंने भी की है। प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची थी 1 रैली करने के लिए, और 1 रैली के माध्यम से लोगों को उन्होंने अपील की। राहुल गांधी भी मध्य प्रदेश आए थे चुनाव प्रचार करने के लिए, 1 रैली उन्होंने भी की थी। और मायावती भी पूरा जोर लगा रही हैं अपने तरफ से, 1 रैली मायावती ने भी की थी अपने पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी जगह टॉप पर रहे हैं, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, देश भर में वो लगातार प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। ललित के पास चलेंगे। ललित लगातार वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ग्राफिक्स के माध्यम से, आकर्षक दिव्य और भव्य ग्राफिक्स के माध्यम से डिटेल्स पहुंचा रहे हैं। ललित, अब क्या है नया आपके पास? और वापस ग्वालियर के किले पर हम ले आए हैं। ये जो किला है बहुत सारी लड़ाइयों का गवाह रहा है, एक लंबे चौड़े इतिहास का गवाह रहा है। तो आज इस किले की महत्ता इस वजह से भी कि आज मैंने शुरुआत में ही कहा था कि मध्य प्रदेश की राजनीति का एक शब्द है महल, जिसे 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट से नहीं नापा जा सकता। पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति में उसका गहरा दखल होता है। मध्य प्रदेश की बिग फाइट क्या है, वो इसी महल के जरिए हम अपने दर्शकों को बताने वाले हैं। कौन सी बिग फाइट है वो जान लेनी जरूर है। भिंड में अगर बात कर ली जाए, संध्या राय बनाम फूल सिंह बरैया जिन्होंने बसपा का कैडर पूरा खड़ा किया, बहन जी से झगड़ा हो गया, इसके बाद वो कांग्रेस में आ गए, बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। मुरैना की लड़ाई, शिव मंगल सिंह तोमर और सत्यपाल सिकरवार, बहुत दिलचस्प दरअसल मुरैना का आंकड़ा है। और मुरैना के बारे में यह भी कि जहां सवर्ण वोटर जाएगा, ब्राह्मण वोटर जाएगा, वो चीजों को मैनिपुलेट करेगा। ग्वालियर, भारत सिंह कुशवाहा और प्रवीण पाठक का यहां पर मुकाबला है। भारत सिंह कुशवाहा बनाम प्रवीण पाठक हालांकि अपना विधानसभा का चुनाव नहीं निकल पाए थे, फिर भी उनको पार्टी ने यहां पर मौका दिया है। एक और लड़ाई राजगढ़, ये पूरे देश की निगाहें इस लड़ाई पर है। रुडमल नागर बनाम दिग्विजय सिंह को यहां से मौका देकर इस लड़ाई को बहुत दिलचस्प बना दिया गया है। याद करिए, आशिक का जनाजा है, जरा जोर से निकले, इसको लेकर आगे बात करेंगे। भोपाल, आलोक शर्मा बनाम अरुण श्रीवास्तव। आलोक शर्मा विधानसभा में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन बड़े चेहरे के तौर पर, हिंदुत्व के बड़े पोस्टर बॉय के तौर पर भोपाल के लिहाज से उन्हें इस बार पार्टी ने मौका दिया। उनके सामने अरुण। विदिशा की बात कर ली जाए, यहां चर्चा शिवराज सिंह चौहान, प्रताप भानु शर्मा, 33 साल बाद, तकरीबन 33 साल बाद आमने सामने, और शिवराज लंबे समय तक इस सीट से सांसद भी रहे हैं। यहां चर्चा लीड की हो रही है
और शिवराज ने इस चुनाव को अपने पहले चुनाव की तरह लड़ा है, यह बड़ी महत्वपूर्ण बात। गुना ज्योतिरादित्य सिंधिया, राव यादवेंद्र सिंह यादव वोटर यहां खेल ना कर जाए, इसी वजह से कांग्रेस ने बार बार केपी यादव का नाम लिया, पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनका पूरा परिवार इस बार कैंपेनिंग करता नजर आया। एक और फाइट सागर की लता वानखेड़े बनाम गुड्डू राजा बुंदेला। गुड्डू राजा बुंदेला यूपी का जो बॉर्डर एरिया है वहां जाकर आप नाम लेंगे तो उनका ज्यादा नाम आपको सुनाई देगा। और बैतूल की ये लड़ाई रामू टेकाम बनाम दुर्गादास उइके। एक बार फिर वापस चलेंगे, आशीष ओवर टू यू। बिल्कुल, और ललिता, चूंकि ये जो तस्वीरें आपने दिखाई ये बड़े चेहरों के बीच की लड़ाई है, लेकिन अभी हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है। क्योंकि चुनाव प्रचार करने के बाद, सबसे मिलने के बाद, अपने मुद्दे और अपनी काम की जानकारी देने के बाद जो राजनेता हैं या जो कैंडिडेट हैं लगभग उनका काम पूरा हो जाता है चुनाव डलने तक। उसके बाद फिर उनका रिजल्ट आने के बाद काम शुरू होता है। लेकिन जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण काम है वो इस वक्त देश की जनता कर रही है। देश के एक बड़ी स्वायत्त संस्था निर्वाचन आयोग कर रही है। एक वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं तो दूसरी जो संस्था है वो वोट डलवाने का काम कर रही है, और ये निष्पक्ष तरीके से, निर्भीक तरीके से काम जारी रहे, इस पर भी हर जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहें। और ये भी लगातार हम अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा ही रहे हैं, और बीच में हम चर्चा भी करते हैं अपने साथ खास मेहमानों का जो पैनल मौजूद है ललित, उनसे भी चर्चा करेंगे। स्वदेश शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है सर। उमेश जी हमारे साथ अभी से कुछ देर में जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनसे आज भी बातचीत करेंगे। के शर्मा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। शर्मा जी, पहला के शर्मा जी आपसे ये सवाल ये रहेगा कि अभी तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन गति आगे बढ़ने की हम उम्मीद रखें? क्योंकि पहले 2 चरणों में जितनी उम्मीद थी वो शाम होते होते सूर्य के साथ ढल गई थी। क्या हम ये माने कि जो नेताओं के प्रचार, चुनाव आयोग के प्रयास और मीडिया के द्वारा किया गया जो निवेदन है वो लोग स्वीकार करेंगे और गर्मी के बावजूद मतदान केंद्रों तक पहुंचेंगे? निश्चित रूप से, खासकर ललित जी जो बात कर रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा मतदान देखने को मिल रहा है। जो जागरूकता है कि जो विकास की ललक है वो है, कारण क्या है ये देखने वाली बात है। दूसरा, आप देखेंगे पिछले चुनाव में भी छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे तो सरगुजा में, रायगढ़ में 77% से ज्यादा मतदान हुआ था, जबकि रायपुर जो राजधानी है वहां पे 66% और जो बिलासपुर में वहां 64%। कहने का मतलब शहरी इलाकों में परसेंटेज पिछले चुनाव में भी कम था। क्या इस बार बनेगा? जिस तरह से राजधानी की बात करें तो तमाम अस्पताल वालों को, होटल संचालकों को कलेक्टर के माध्यम से, जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से लगातार उनसे कहा गया कि आप इसमें छूट प्रदान करेंगे, जो मतदान करके आएंगे, जो सही दिखाएंगे उनको इसमें छूट की बात है। तमाम प्रकार के प्रयास किए गए हैं, नींबू पानी तक की व्यवस्था की गई है। सभी प्रकार के प्रयासों के बावजूद शहरी मतदाता क्यों नहीं निकल रहे हैं, ये पूरे देश के लिए और लोकतंत्र के लिए एक चिंता का कारण हो सकता है। जी बिल्कुल। और एक सवाल ललित, एक सवाल मेरा स्वदेश जी से रहेगा। स्वदेश जी, प्लीज ये शहरी मतदाताओं की जो बात कर रहे हैं के शर्मा जी, ये शहरी मतदाता कहीं वही मतदाता तो नहीं जो राजनीतिक दलों में हो रही उठापटक, नेताओं की भागदौड़, ये पार्टी छोड़ वो पार्टी पकड़, क्या वो आजिज आ चुके हैं नेताओं की इस तरह की हरकतों से, इसलिए उनका वोटिंग में, सरकार में, सिस्टम में विश्वास कम होता जा रहा है? देखिए, 2014 से जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, निश्चित रूप से सिस्टम में बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ, खामियां सबके सामने आई हैं। चाहे वो कोरोना का दौर हो, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, चाहे महिलाओं के साथ उत्पीड़न की बात हो। माननीय प्रधानमंत्री महोदय किसानों की बात सुनते नहीं हैं। कुल मिलाकर के किसान अगर अपनी मांग को मनवाने के लिए दिल्ली राजधानी कूच करते हैं तो वहाँ कीलें गाड़ दी जाती। शर्मा जी, किसान तो फिर भी वोट डालने जा रहे हैं। सुन तो लीजिए, पूरी बात आपने पूरी सुनी कहा है। तो किसान वोट डालने जा रहा है परिवर्तन के लिए, और ये परिवर्तन होके रहेगा, क्योंकि 2 फेज में जो चुनाव होगा, विद्वानों ने कहा, सभी विश्लेषकों ने कहा, हमने भी अपने 4 कार्यकर्ताओं से, अपने साथियों से बात की, उसमें सब लब्बो-लबाब ये निकला कि भारतीय जनता पार्टी की परेशानियां बढ़ती नजर आ रही थी 2 फेज में। ये तीसरा फेज है। मैं समझता हूँ 283 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव आज संपन्न हो जाएगा, और निश्चित रूप से भाग का फैसला तो इस फेज में ही हो चुका होगा। मैं समझता हूं माननीय प्रधानमंत्री महोदय की ये परेशानी है, जो कम वोटिंग की, जो कम प्रतिशत की बात जो सामने आई, वो माननीय प्रधानमंत्री महोदय की बॉडी लैंग्वेज, उनकी भाषा शैली, और जिस तरह से उन्होंने आचार संहिता के पहले पैरा में लिखा है कि कोई व्यक्ति सांप्रदायिक बात करता है चुनाव आचार संहिता के लगने के बाद तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। पहले पैरा को नहीं निभाया माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने, और जाके राजस्थान में हिंदू मुस्लिम करके भाषण दिया अपना। मतलब ये इस लेवल पर आ गए हैं कि इनको घबराहट
घबराहट, इनकी बौखलाहट ये दर्शाती है कि अब ये जाने की तैयारी में है। और भाजपा में और आरएसएस में भी इनके प्रति जो लगाव था, जो झुकाव था, जो विश्वास था, वो टूटता नजर आया है। और देश की जनता ने इनको देख लिया है और अब देखने के बाद इनको विधायी की दिशा में आगे बढ़ रही है जनता। कम प्रतिशत का अर्थ सीधा सीधा ये है, क्योंकि पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रोग्राम तय किया कि अपने बूथ चलो, अपने बूथ चलो में कोई नहीं गया। फिर उन्होंने घोषित किया कि हर बूथ पर 370 मत बढ़ाएंगे। कहाँ गए भाई वो मत? मैं भी ये भी मतदान केंद्र से गुजरा हूँ, मैंने देखा वहाँ कहीं भीड़ भाड़ नहीं थी। फिर उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया कि हमारा एक कार्यकर्ता 6 घरों में जाएगा और 6 घरों के परिजनों को एक साथ ले जाएगा और उनको मतदान करवाएगा। ये भी 2 फेज में देख लिया, फेल हुआ है। इस बारे का पता 12-1 बजे तक पता चल जाएगा। मैं समझता हूं माननीय प्रधानमंत्री महोदय अकेले एक ऐसे शख्स हैं जो डर रहे हैं कि कहीं मैं चला गया तो क्या होगा, चला गया तो क्या होगा। ये सोच सोच के वो परेशान है। इसीलिए चाहे वो सूरत का कांड हो, चाहे इंदौर का कांड हो, चाहे छतरपुर दूर अछूता नहीं है, ये सब तरह की गड़बड़ियां करवाने में पूरी मदद कर रहे हैं, धनबल का प्रयोग कर रहे हैं, अपनी ईडी, सीबीआई, आईटी जितने भी इनकी संस्थाएं हैं उन सब का दुरुपयोग कर रहे हैं। और मतदाता ये बात समझ रहा है कि वोट डालने जाने इंटरेस्ट जो कम हुआ है, निश्चित रूप से 2019 की अगर बात करें, 19 में इन्होंने भले ही शहादत पर वोट मांग के एक गलत काम किया था, लेकिन लोगों में हम भावुक, देश के भावुक लोग हैं और देशभक्ति की प्रमाण पत्र की हमें किसी की जरूरत नहीं रहती है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने वो जोश भरा था लोगों में कि लोगों ने पूरे उत्साह के साथ वोटिंग की थी। उसकी तुलना की जाए तो आज हम बहुत पीछे नजर आते हैं। बिल्कुल, और इसका सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस पार्टी को हो रहा है। उमेश गोरमेड़े जी हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। क्योंकि ये जो पूरी चुनाव की प्रक्रिया अभी चल रही है उमेश जी, जैसा कि अभी शर्मा जी बोल भी रहे थे स्वदेशी की, ये सबसे ज़्यादा जो परेशान और सबसे ज़्यादा अभी हताश अगर कोई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और इस सिस्टम में जो नेताओं की भाग दौड़ है इसके लिए भी वही जिम्मेदार हैं। वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है इसके लिए भी वही जिम्मेदार हैं। देखिए, हम सभी के बीच में और जनता के बीच में भी चर्चा का विषय अब तक रहता था कि 4 जून के बाद कांग्रेस के नेता क्या बोलेंगे, क्या बहाना बनाएंगे। मुझको लगता है कि मध्य प्रदेश से आदरणीय शर्मा जी ने 4 जून के बाद वाला स्क्रिप्ट जिस अंदाज में भी पढ़ना प्रारंभ किया और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी हो या तमाम तरह के बहाने हो, सत्ता बल, धन बल, तमाम तरह के आरोप लगाने का ये काम किया, तो मुझको लगता है कि इन्होंने जरा जल्दबाजी कर दी। 4 तारीख के बाद वाली स्क्रिप्ट है और वो उसको आज ही पढ़ गए। जिस प्रकार से देश के अंदर में वातावरण है, अगर आज की मैं बात करूं, मध्य प्रदेश के 9 सीटों के ऊपर और छत्तीसगढ़ के 7 सीटों के ऊपर, देश भर के 93 सीटों के ऊपर आज मतदान हो रहा है। और निश्चित तौर पर मैं आपके इस लोकप्रिय चैनल के माध्यम से समस्त मतदाताओं से अपील करता हूं कि इस लोकतंत्र के महापर्व में अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें और इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपने अपने घरों से निकल करके मतदान करें। देखिए, जिस प्रकार के हालात तो कांग्रेस के बने हुए हैं, चाहे फर्स्ट फेज की बात करें, सेकंड फेज की बात करें या फिर आज थर्ड फेज में हम जा रहे हैं, मतदान प्रारंभ हो चुका है। कांग्रेस के तमाम नेता, शीर्ष नेताओं से लेकर के तमाम राज्यों के अंदर में जो स्थिति कांग्रेस की रही है, यहां तक कि बीते दिनों में हमने देखा कि किस प्रकार से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो तक कांग्रेस छोड़ करके चले गए। कांग्रेस सीधे तौर पर टाइटैनिक हो गई है और इस डूबते जहाज में कोई सवार नहीं होना चाहता है। जिस प्रकार से चाहे राम मंदिर का विषय हो, राम मंदिर के विषय पर कांग्रेस के अंदर ही कार्यकर्ताओं के अंदर किस प्रकार की स्थिति निर्मित हुई, कांग्रेस छोड़ छोड़ के इनके तमाम प्रवक्ता जा रहे हैं और ये बात कर रहे हैं, तीसरे फेज के अंदर में आ गए हैं, नारी सम्मान की बात करते हैं, महालक्ष्मी वंदन की बात करते हैं, 5 न्याय की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता, मीडिया कोऑर्डिनेटर के साथ जिस प्रकार की स्थिति निर्मित होती है, अपने परिवार की महिला को कांग्रेस के लोग न्याय नहीं दिला पाते हैं और 5 न्याय की बात करते हैं। अरे भैया, देश की जनता पूछ रही है, पहले अपने घर में एक न्याय तो कर लो, उसके बाद देश भर की महिलाओं के बारे में आप बात करना। छत्तीसगढ़ के अंदर में क्या स्थितियां रही फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के अंदर में, मोदी जी के लिए जिस प्रकार के अशोभनीय शब्दों का प्रयोग कांग्रेस के नेताओं ने किया, यह बताता है कि देश भर के अंदर में कांग्रेस की क्या स्थिति है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी छत्तीसगढ़ में आते हैं और राम और शिव जी के बीच में लड़ाई कराने की बात करते हैं। यह इनकी मानसिकता को उजागर करता है। कांग्रेस आज जनता के बीच में एक्सपोज हो चुकी है कि कांग्रेस महिला विरोधी है। कांग्रेस धर्म के नाम पर, ध्रुवीकरण के नाम पर, जातिवाद के नाम पर राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास करती रही है और
कांग्रेस का चेहरा आज जनता हिंदू मुस्लिम करने का काम किसने किया? माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने। उमेश जी रटी हुई बातें मत बोलिए, स्पष्ट बोलिए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने हिंदू मुस्लिम की बात की, नहीं की तो बताओ, मना कर दो। आप चाहो तो राम और शिव में लड़ाई कराएंगे आप। राम मंदिर का न्योता अस्वीकार किया। चलिए बता दीजिए, मध्य प्रदेश में बैठे बता दीजिए। आप पहले फेज में आपने प्रोग्राम कर रखा है। चलिए आप हर नेता नहीं बताता, थोड़ी ऊर्जा थोड़ा नहीं बताता। आप थोड़ी ऊर्जा थोड़ा आप हम बचा के रखेंगे। प्रवक्ता हैं, आप बता दीजिए राम मंदिर। जी आएंगे। अरे उमेश जी, अभी तो जंग चलेगी, कोई ऐसा थोड़ी है कि 4 जून को थम जाएगी। मैं आ रहा हूं स्वदेश जी प्लीज। स्वदेश जी आ रहे हैं आपके पास। के सर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुछ एक खबरें, इंपॉर्टेंट खबरें, वो भी हम आपको बताएंगे। कोरबा से बीजेपी की प्रत्याशी हैं सरोज पांडे, वो अलग अलग मतदान केंद्रों पर भी पहुंची और उन्होंने एक जायजा भी लिया, लोगों से चर्चा भी की। जनता पार्टी के पक्ष का माहौल है। लोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को लेकर, उनकी नीतियों को लेकर जनता का समर्थन है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा एकजुट है और एकजुट ही रहेगी। हम जीतेंगे, बस हम इतना जानते हैं। और बेहतरीन पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है। स्वदेश जी, आपने अभी, मैं आपका जवाब सुन रहा था, तब आपने एक शब्द का जिक्र किया, कांड का आपने जिक्र किया, अक्षय कांति बम या और भी जो कैंडिडेट्स हैं। यह तय है अक्षय कांति बम से लेकर, असम की वो महिला मुझे याद नहीं आ रही है, वहां से लेकर अक्षय कांति बम तक और राधिका खेड़ा तक, यह तय है कि वो कहते हैं कि आला कमान बात नहीं करता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है। यह तो फैक्ट है। स्वदेश जी स्वीकारेंगे? ये अक्षय बम आपने देखा होगा, मैंने तो बिल्कुल देखा, कनपट्टी पे इंदौर है हमारे, हमने देखा है। अक्षय बम हो या मैं समझता हूँ सूरत का कांड हो, इनमें 8 लोगों से नाम वापस करा लेना, ईडी सीबीआई और आईटी का सहारा लेना, प्रस्तावकों को गायब कर देना, कुल मिलाकर के सोची समझी साजिश नहीं तो और क्या है कि प्रत्याशी चुनाव प्रचार कर रहा है लेकिन उससे जबरन आईटी सेल, आईटी का और ईडी का दबाव डाल करके, धनबल का प्रयोग करके उससे नाम वापस कराना, ये घबराहट नहीं तो और क्या है। आप चुनाव नहीं चाहते, आप संविधान को बदल देना चाहते हैं, आप लोकतंत्र की हत्या कर देना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि जनता के मत से सरकार चुनी जाए, आपको डर है, आपको घबराहट है, वरना आप ऐसे कदम क्यों उठाते। अक्षय बम की बात करें तो अक्षय इंदौर आज हताश से परेशान है। सुमित्रा महाजन भाजपा की बड़ी नेता है, उन्होंने खुद भी कहा है, मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है, मुझे प्रबुद्ध लोगों के फोन आ रहे हैं, मैं जवाब नहीं दे पा रही हूं, भाजपा ने जो किया है वो ठीक नहीं किया है। और अक्षय बम का जब नाम वापस हुआ तो कैलाश विजयवर्गीय जी जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है, वो अपनी गाड़ी में लेकर गए। अब आप बताइए, अगर आपने ये प्रयास नहीं किया तो आप अपनी गाड़ी में लेकर कलेक्ट्रेट क्यों जाएंगे। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, भयभीत है। जिसी तरह हमारे गठबंधन की सीट खजुराहो में आपने जो नामांकन रद्द कराया, वो रद्द सबको दिख रहा है। कुल मिलाकर के आप कितने भी प्रयास जनता, अब ये कितनी, स्वदेश जी सबसे ज्यादा थिंक टैंक आपके पास रहा है, ये कितना नॉमिनल एरर है कि जो सेकंड कैंडिडेट था उसने प्रस्तावकों के साइन ही नहीं दिए। कितनी बड़ी, कितनी मामूल सी गलती आपसे हुई स्वदेश जी इंदौर की। अरे भाई, जब 8 प्रत्याशी सूरत में आपने गायब कर दिए, जब आपने प्रत्याशी और उनके 3 प्रस्तावकों को बिठा के रखा, एक बोरे में बंद करके रखा, इससे ज्यादा क्या होगा। ईडी का सहारा लेकर के सबने देखा, मीडिया स्पष्ट बोल नहीं पा रही, पत्रकारों का कोई दोष नहीं है, संस्थान कहीं ना कहीं दबाव में, प्रेशर में, सच्चाई दिखा नहीं पा रहे हैं, जबकि कार्यकर्ताओं, जनता सच्चाई को जान सूरत का मामला की है। इसीलिए सूरत का मामला तो सीधे मेरा ख्याल है मैं उस पर कुछ बोल भी नहीं सकता। सूरत के मामले में तो आप नहीं बोल पाओगे। कैसे आकर आयोग ने यह कह दिया, जबकि कानूनन अधिकार राइट टू नन ऑफ द एबव का मिला हुआ है। यह बड़े हैरत की बात है, इस पर कांग्रेस की तरफ से कोई सवाल ही नहीं उठाया जाता। मैं आप सबको रोक रहा हूं, चर्चाएं जारी रहेंगी, बने रहिए, आराम से इत्मीनान से पानी पीजिए। और आज तो उमेश जी बिल्कुल ललाट उनका लालिमा से युक्त है, बहुत सारे सवाल है उमेश जी के लिए भी। तो बस ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, बहुत जल्द लौटते हैं।